आज का टॉपिक जो रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आ रहा है, तो उसके बाद चार्ज की बात होगी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और दूसरा होगा मेथड गिव चार्ज, होगा इंडक्शन। फिर बात करेंगे कूलम्स लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट की। तो चार्ज को डिस्कस करने के पहले हम ये बात करते हैं कि हर बॉडी, एवरी बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाय एटम्स, और एटम की अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड स्टेट में अभी बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में नंबर किसी भी एटम में अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और बाहर ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट्स में आता जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स उस पर कम हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर जा भी सकता है और आ भी सकता है। चार्ज के लिए जो रिस्पांसिबल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। और अगर ये बात किया जाए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है -e। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन जो होता है वो होता है +e। और न्यूट्रॉन जैसे कि बताया न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, और E जो है फंडामेंटल चार्ज है। तो सबसे पहले जब अभी हम बात कर रहे हैं चार्ज की ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पर अगर देखा जाए किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर आप पढ़े भी होंगे। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। और एक प्रोटॉन पर चार्ज है +e और इलेक्ट्रॉन पर है -e। एटम, किसी बॉडी में कोई एक ही एटम नहीं, बहुत सारे एटम होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि किसी बॉडी में, बॉडी एज ए होल बहुत सारे एटम होंगे, किसी बॉडी में x इलेक्ट्रॉन है तो उस पर -xe का चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और अगर x इलेक्ट्रॉन है तो x ही प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन पर e है तो प्लस का xe होगा, 0 हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में किसी भी बॉडी पर चार्ज क्या होगा, 0। लेकिन अगर बॉडी कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है। तो अगर बॉडी एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लूज कर जाती है, बहुत सारे एटम हैं, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैंने बताया जैसा कि बाहर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट्स में, उन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज कर गई तो आप बताइए माइनस का E कम हो गया, तो चाहे कहें -e कम हो गया या कहें +e ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब बॉडी पर चार्ज कितना आएगा, +e। लेकिन ऐसे ही बॉडी अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो प्लस का 2e चार्ज आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो प्लस का 3e चार्ज आएगा। और ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए तो बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, n × e। तो यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बॉडी लूज कर रहा है, इसका मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी आ रही है। तो इफ ए बॉडी हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, it means the body will have positive charge. And how much charge will be there, it will depend on the deficiency of electron. If there is deficiency of n electrons, body will have
Q is equal to N into E चार्ज एंड इट विल बी पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, लेकिन तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर किसी भी बॉडी में बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो प्लस ई, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी प्लस का 2e प्लस 3, और ये क्या हो गया प्लस एन ई। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बॉडी पर आता है तो माइनस ई चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो माइनस 2e माइनस 3e, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा माइनस एन इंटू ई चार्ज आ जाएगा। क्या होगा? माइनस एन इंटू ई चार्ज आ जाएगा। तो अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं नोट सबसे पहले, और चार्ज रीडिंग डाल लीजिएगा। और अगर चार्ज के बारे में बात किया जाए तो हेडिंग डालिएगा चार्ज और लिखिएगा मेन पॉइंट्स। और पहला पॉइंट ये होगा जो हमने डिस्कस किया है कि ए बॉडी एक्वायर्स चार्ज। A body acquires charge either by efficiency of electrons or by excess of electrons। क्या? A body acquires charge either by deficiency of electrons or by excess of electrons, and nature of the charge will be positive if there is deficiency of electrons, and it will be negative if there is excess of electrons. There is excess of electrons, and the charge acquired will be given by Q is equal to plus minus n into E। Q is equal to क्या? प्लस माइनस एन। Q is equal to plus Ne if there is deficiency, और Q is equal to minus Ne if there is excess of electrons। और सेकेंड पॉइंट ये है चार्ज के बारे में कि चार्ज कैन neither be created nor it can be destroyed। Charge can neither be created nor it can be destroyed, that is charge is conserved। और थर्ड ये है चार्ज इज क्वांटाइज, मीन्स कि दैट इज चार्ज is always integral multiple
multiple of charge is quantized, that is charge is always integral multiple of E, which is fundamental charge given by E is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो बात समझ में कि चार्ज के बारे में बात करें तो बॉडी में Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी नहीं, तो चार्ज क्वांटाइज का मतलब ये होगा 2e 3e 4e, ये नहीं होगा हाफ e। चार्ज जो है क्वांटाइज है इंटीग्रल में, जैसे पर्सन्स होते हैं, किसी के 2 लड़के हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता 2.5 लड़के, तो क्वांटाइज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये बात हम बताना चाह रहे थे। ये तो बात थी चार्ज की। और हम लोग अब ये देखेंगे किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आ सकता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आ सकता है, ये डिस्कस किया जाएगा। ये है कि चार्ज जो है मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, पहला है बाय फ्रिक्शन। तो अगर हम फ्रिक्शन में बात करें कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करें, किसी ग्लास रॉड को ले लें और इसको सिल्क पे रब करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये अब इनके बीच की एक केमिस्ट्री है। जैसे कि आपके और आपके फादर के बीच अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो अंडरस्टूड है कि आपने पैसे पापा से मांगे लिए, आप उनको देने की स्थिति में नहीं। हो सकता है 30-40 बाद आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ ऐसा बन जाए तो तब और वो रिटायर हो जाए तब ट्रांसैक्शन होगा तो आप उनको देंगे। तो यहाँ इनके बीच का एक ये केमिस्ट्री है कि चार्ज विल, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा अगर ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया जाए। ऐसे ही अगर 2 रॉड ले लें और दोनों सिल्क पे रब किया जाए तो ये देखा जाता है कि ये एक दूसरे को रिपेल करती है, ये एक दूसरे को रिपेल करती है। अब इसलिए इलेक्ट्रॉन इससे सिल्क में गए होंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम रॉड की बात करें तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन एक मटेरियल होता है इबोनाइट। अगर हम इबोनाइट की रॉड ले लें और कैट स्किन पर रब करें, क्या इबोनाइट रॉड ले लें और कैट स्किन पर रब करें तो यहां पर ये जो होगा ये निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ऐसी ही 2 रॉड ले लिया जाए, एक इबोनाइट रॉड को इस पर रब करें, किस पर, कैट स्किन, तो इस पर जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। तो ऐसी ही अगर 2 रॉड ले लिया जाए तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन एक हम ले लें पॉजिटिव, एक हम ग्लास रॉड ले लें जो सिल्क पे रब किया जाए, और एक हम इबोनाइट रॉड ले लें जो कैट स्किन पे रब किया जाए, तो ये पाया जाता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो ये तो हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं। और दूसरा मेथड है सेकेंड जो मेथड है वो सेकेंड मेथड ये है चार्जिंग
बाई इंडक्शन। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है कि अगर हम कोई स्फीयर ले लें और किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसे रख दिया जाए और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कोई रॉड लाया जाए, टच नहीं कराना है, रब नहीं करना है, आप नियर बाई बस ले आइए, तो होगा ये कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर ये स्फीयर कंडक्टर है तो कंडक्टर हम उसी को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज है, बॉडी को चार्ज कुछ नहीं मिला है। जैसे आपके पापा कुछ आपको पैसे दे दें तो आपके घर की कोई इनकम नहीं हो गई, एक से दूसरे में आ गया। तो यहाँ पर कोई कंडक्टर था, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, आप वहां पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लाए तो इलेक्ट्रॉन्स उधर शिफ्ट हो गए। तो जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां डिफिशियंसी माने पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां एक्सेस हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर हम इसको नेगेटिव जो चार्ज है, इसका ये फर्स्ट स्टेप है, और सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें तो ये प्लस था और ये माइनस था। अब अगर इसे अर्थ कर दिया जाए तो अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और कितने भी जा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अर्थ में चले जाएंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव, अच्छा। अब कहेंगे इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, और अब ये हटा भी लें तो भी इस पर चार्ज। यहाँ पर ऐसे ही जिस तरीके से हमने यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट ली थी और पॉजिटिव प्लेट था, प्लस क्यू चार्ज था इस पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट हुए, और बाद में जब हमने अर्थ किया तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। प्लेट हटा भी दिया जाएगा तो चार्ज उसमें रहेगा। आप इसे डिस्कनेक्ट कर दें तो भी उस पर चार्ज आ गया। इसको भी डिस्कनेक्ट तब करेंगे जब वो प्लेट हटा दें। ऐसे ही अगर माइनस क्यू चार्ज है किसी प्लेट पर, तब क्या होगा, माइनस क्यू जब प्लेट लाएंगे तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जब प्लस चार्ज आएगा माने इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, तो जब आप इसे अर्थ करेंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब आप प्लेट हटा दें तो भी इस पर ये चार्ज रहेगा। ये तो था चार्जिंग बाई इंडक्शन, और हम लोग अब बात करेंगे कूलम्स लॉ, क्योंकि चार्ज के बारे में आप काफी कुछ समझ चुके हैं और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या आगे भी आप कहें सारा कुछ बेस्ड है किस पर, चार्ज, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, पहले लिख देते हैं फिर थोड़ा सा अगर आपको रिमाइंड करने की कोशिश करें तो दो अगर बॉडीज हैं और एक का m1 और m2 मास है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्टिव जो फोर्स होता था वो प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 इसकी वैल्यू होती थी। और अगर यूनिट की बात करें तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। हम यहाँ जिस तरीके से ये जो था वो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ था। क्या था, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि इफ देयर आर टू बॉडीज केप्ट एट ए डिस्टेंस r apart, they will apply force on each other. Magnitude of the force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of distance. और अगर proportionality हटाएंगे तो ये कांस्टेंट है। बिल्कुल इससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अभी क्वेश्चन आया था कंपटीशन में कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, साथ में चौथा फोर्स कौन था? न्यूक्लियर फोर्स था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा? ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ओनली अट्रैक्टिव। न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों ही हो सकते हैं। आगे थ्योरी में पढ़ाएंगे, निशान थ्योरी। हम यहाँ बात कर रहे थे कूलम्स लॉ की, और कूलम्स लॉ जिस तरह से वहां पर दो पॉइंट मास हैं, यहां पर दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q। तो जैसे वे एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो यहां पर भी अगर ये r डिस्टेंस में, दे विल आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। म्यूचुअल फोर्स होगा, ये जितना उस पर लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा। On this force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance. तो F will be 1/4 pi epsilon। या जैसे वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो होगा कांस्टेंट ये 1/4 पे एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे रखे हों एयर में या वाटर में, तो फोर्सेज अलग अलग होंगे। फोर्सेज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी जब डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट क्लियर होगा। ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अभी तो ये परमिटिविटी किसी भी मीडियम की कह सकते हैं, और फ्री स्पेस की स्टैंडर्ड होती है। तो अगर कहीं कोई दो चार्जेस हैं r डिस्टेंस पर, then they will apply force on each other. Magnitude of the force will be directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them. And जब proportionality हटाएंगे तो यहाँ पर epsilon जो है, where epsilon is permittivity of the medium. For free space, एयर या वैक्यूम को हम फ्री स्पेस कहते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और याद रखिएगा कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले के लिए जरूरत पड़ेगी, तो ये होता है 9 इंटू 10⁻9। अब हम लोग पूरा इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा। तो समझ में तो आ गया होगा? हाँ। कोई डाउट तो नहीं? नहीं। तो यहाँ पर जो होगा कूलम्स लॉ क्या कहता है ये डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। कूलम्स लॉ को हम गॉस थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम लोग करेंगे गॉस थ्योरम। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट 2 point charges kept at a distance are apart will apply force on each other magnitude of the force will be directly magnitude of the force will be directly proportional to product of the charges and inversely proportional
square of distance between to them. the square of distance between them। तो यहाँ देख सकते हैं कि F is directly proportional to product of the charges, inversely proportional to square of distance, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जो कि परमिटिविटी है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको कैपिटल के मत लिखिएगा, स्मॉल के जो है हम आगे लिख सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर k की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹ तब होगी अगर फ्री स्पेस हो। तो वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये बात थी कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ के बाद आपको ये पता हो गया कि कहीं भी अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसमें ये भी है। और एप्सिलॉन नॉट विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जरूर होती है क्या 8.85 × 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट की बात करें तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। साथ में एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी फ्री स्पेस जो है एयर या वैक्यूम होगा। इसमें एक चीज बस बता दें कि नेचर ऑफ द फोर्स इज repulsive if charges are like, and it will be attractive if charges are unlike। क्या है? नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव इफ चार्जेस आर लाइक एंड इट विल बी अट्रैक्टिव इफ चार्जेस आर अनलाइक। ये एक सब कूलम्स था। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं, और अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जिस तरह से वहां पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड एलिमेंट में कि अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो अगर कहीं कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, अभी आप मान लीजिए ये चार्ज फिक्स, कहीं पर ये चार्ज फिक्स, तो इसके नियर बाई जैसे ही आप कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, क्यू नॉट लिखते हैं, ये होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। जैसे कभी सब्जी बनाते हैं, आप कहते हैं लीजिए टेस्ट करिए, तो उसमें थोड़ी सी सब्जी देते हैं, ये नहीं कि आप सारा कटोरी भर के खा लीजिए। तो ये टेस्ट चार्ज मीन्स क्या होगा कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव एज्यूम किया गया है, कन्वेंशन है। तो ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो आप ये बताइए कि अगर ये r डिस्टेंस है, तो जब ये फोर्स इस पर अप्लाई करेगा तो F की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन
जनरली हम लोग फ्री स्पेस मान लेते हैं, तो Q और Q नॉट बाई आर स्क्वायर। तो Q नॉट और Q तो फिक्स है यहाँ, R जैसे जैसे आप इसे दूर लेते जाएंगे तो फोर्स बताइए कम होगा या ज्यादा होता जाएगा? आर दूर होता जाएगा तो आर बढ़ता जाएगा, तो फोर्स कम होता जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा। हाँ। तो फोर्स की वैल्यू, चूंकि ये फोर्स इज विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज वी विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, तो एक ऐसी डिस्टेंस भी आ जाएगी बियॉन्ड दैट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। हाँ। जैसे जो हमें आप हमारी आवाज जो आपको आ रही है, जितनी आ रही है उतनी वहाँ पीछे के कमरों में नहीं आ रही होगी, और जाएंगे तो और कम आएगी। तो एक ऐसी जगह आ जाएगी जहां हमारी आवाज नहीं आ रही होगी। सॉरी। अगर हम इस चार्ज से इस टेस्ट चार्ज की वो डिस्टेंस ले लें जिसके की बियॉन्ड, जिससे ज्यादा होने पर ये फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, और जिसके जरा सा अंदर आने पर फोर्स लग जाए, उस डिस्टेंस को अगर रेडियस ले लें और इस क्यू को सेंटर ले लें, तो वी कैन इमेजिन ए स्फेरिकल स्पेस। दैट स्फेरिकल स्पेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिफाइन करें, ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू space around it in which it can repel or attract another charge। क्या? Electric field of a charge is equal to the space around it in which it can repel or attract क्या? Another charge। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के अराउंड वो डेफिनेट स्पेस, विदिन दैट दिस चार्ज विल अप्लाई फोर्स एंड बियॉन्ड दैट इट विल नॉट अप्लाई द फोर्स। अब एक टर्म इसी से रिलेटेड है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ई से इसको डिनोट करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज electric field intensity E of a point in an electric field is equal to the electric force experienced by unit charge at that। क्या? कि कोई अगर चार्ज दिया हुआ है तो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो Q नॉट चार्ज नहीं, यूनिट चार्ज वहां रखिए, और यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे लेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज इज इक्वल टू क्या है? एफ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज क्या होगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। और इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू नॉट यहाँ स्केलर है लेकिन एफ क्या है? वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें और एफ की वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर,
और एक ये क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कट जाएगा। तो अब आपके पास एक फार्मूला आ गया है ई का। ई का फार्मूला क्या आ गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन होगा, क्यू बाई वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हम लोग अब बात करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे कि पिछली क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंडक्टर ले लिया जाए और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले तो वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ये रैंडम, कहीं भी कोलिजन होता है, कोलिजन से डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाती है, बाकी वो रैंडमली मूव करते हैं। जिस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स विद इन द गैस कंटेनर मूव करते हैं, उसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर रैंडमली मूव करते हैं। कब? जब ये कनेक्ट ना किया जाए। बट जैसे ही आप इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल। क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल। और जब ये यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा तब हम ये कहेंगे कि इसमें करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का आएंगे पॉजिटिव प्लेट पर, इससे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां से हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो अकॉर्डिंगली करंट चेंज हो जाएगा। एक तो V और I के रेशियो को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। तो थोड़ा इस तरह से भी समझना चाहें कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। जैसे कि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे तो उतनी ज्यादा आपका नंबर आएगा। तो आपके जो मार्क्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्रोवाइडेड। कितने टाइम तक आप पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, कम पढ़ेंगे तो कम नंबर आएंगे। तो उसी तरीके से इसमें ये बैटरी जो है, डिफरेंट बैटरी का वोल्टेज अलग अलग होता है। मान लीजिए एक बैटरी लगाया 2 वोल्ट है, दूसरी बैटरी लगाया 5 वोल्ट है, तो अगर वोल्टेज हम बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ती रहेगी। यानी V और I का जो ये जो V, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाता है I, और ये जो कांस्टेंट आता है R, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। क्या? रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। क्या? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट potential difference V across the ends of a conductor is directly proportional to the electric current passing through the conductor. That is, V is directly proportional to I, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो R आ जाएगा। तो इससे हम V और I का ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट, ये भी कह सकते हैं। और कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या? यहां पर चाहे तो लिख दें कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a conductor
is directly proportional to the electric current passing through the conductor at constant temperature. At constant temperature, that is V is directly proportional to I. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो R आएगा, और इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। यहां पर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि V और I, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें किसी कंडक्टर का, तो उसमें जो अगर किसी भी कंडक्टर का हम पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली करंट चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले ये 4 है और ये करंट जो पास हो रही वो 8 है, तो अगर आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 16, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी? 32। मतलब अगर हम जितने फैक्टर से वोल्टेज बढ़ेगा उतने ही फैक्टर से करंट बढ़ेगा। मतलब इनका रेशियो क्या आ रहा है? यहाँ 4 2 जा 8 और 16 2 जा 32। ये रेशियो 1/2 ही रहेगा। आप करंट और वो बढ़ाते हैं। इसमें एक्टिविटी भी है कि डिफरेंट वोल्टेज पर अगर वो लें तो मेरे क्या आता है, रेशियो क्या आता है, ये उन्होंने कहा। अगर ये टेबल बना लें हम लोग, मान लीजिए इस तरह से टेबल बनाएं कि यहाँ पर हम ले लें क्या V और यहाँ पर क्या ले लें I। तो जैसे मान लीजिए वोल्टेज क्या है 4 है, इलेक्ट्रिक करंट 2। यहाँ पर क्या है वोल्टेज अगर ले लें 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये क्या ले लें 16, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम V को ले लें क्या y एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक करंट को ले लें क्या x एक्सिस पर, तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम y एक्सिस पर V प्लॉट करें और x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट ले लें, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे 2 है तो ये 4 है, फिर 4 है तो ये 8 है, 8 है तो ये 16 है। तो ये जो अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of the conductor, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर ये इससे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, v दिस। अब ये जो कंडक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ओमिक होते हैं और नॉन ओमिक। क्या? क्या कंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट क्या है ओमिक कंडक्टर और दूसरा क्या है नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर्स वे होंगे which follow Ohm's law. ओमिक conductors are those which follow Ohm's law। और नॉन ओमिक कंडक्टर वे होंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स
are those which do not follow Ohm's। तो अगर हम यहाँ ये देखें कि यहाँ पर जो V और I का रेशियो जो है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें ओमिक कंडक्टर्स और दूसरे क्या नॉन ओमिक कंडक्टर्स, तो इसमें पहला तो डिफरेंस पहला क्या है, फॉलो ओम्स लॉ, जो अभी बताएं। ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसमें क्या है, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये क्या है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि V और I के बीच अगर ग्राफ लें, द ग्राफ बिटवीन V and I is a स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें क्या होगा, यहां पर जो, बल्कि ये फर्स्ट डिफरेंस था, सेकेंड डिफरेंस यहां पर क्या होगा कि यहां लेंगे ग्राफ तो ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, ग्राफ है V और I के बीच, और यहां जो होगा ये ग्राफ क्या होगा, कर्व। ग्राफ क्या होगा, तो द ग्राफ बिटवीन V and I is a कर्व। तीसरा डिफरेंस ये है कि यहां पर थोड़ा सा बता दें कि आपने क्या स्लोप पढ़ा है 9th में, याद है? स्लोप क्या होता है, कोई भी अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, तो इसका जो tan थीटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप देखें कि जैसे जैसे आप यहाँ पर ये जो भी वेरिएबल है, अब यहाँ हम y ले रहे हैं और इस पे x ले रहे हैं। हमारे इस ग्राफ में क्या था, ये v था और ये i था, y की जगह क्या था, v, और i की जगह x था। तो ये जो ग्राफ है इसके किसी भी पॉइंट पर ये एंगल बताइए सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये एंगल सेम, यानी कि ये जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहां पर tan थीटा है क्या, v अपान i। तो यहां जो स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्या स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, और स्लोप ऑफ द ग्राफ है क्या, इसी को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, v बाई आई है, दैट इज v बाई आई विच इज r इज कांस्टेंट। किसके लिए, ओमिक कंडक्टर्स के लिए। ओमिक कंडक्टर्स के लिए जो ये आता है द ग्राफ बिटवीन v एंड i, ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, दैट इज vi क्या है, कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट। यहां क्या होगा, चूंकि ये कर्व है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज रेजिस्टेंस is not constant।
क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो चेंज होता जाएगा। क्या होगा? और जब स्लोप चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। इस केस में हम डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं और वहां डायनामिक रेजिस्टेंस इस केस में आर जो आता है वो क्या आता है? डेल्टा वी अपान क्या? डेल्टा आई। ये कांस्टेंट नहीं है। समझ रहे हैं? ये हर पॉइंट पर अलग अलग आता रहेगा। ये क्या है? V है और ये क्या है? I है। ये तो कुछ हमने जो बताया वो कंडक्टर्स किस टाइप के होते हैं बता दिया कि ये तो ओमिक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? नॉन ओमिक होते हैं। और रेजिस्टेंस आपने समझ ही लिया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी कंडक्टर के लिए, और जनरली हम लोग ओमिक ही मानेंगे जो पढ़ रहे हैं, तो अब हम बात अगर रेजिस्टेंस की करें R से डिनोट करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर के लिए, अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसकी ये लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पाई आर स्क्वायर। तो इसको बैटरी से कनेक्ट करें या नहीं कनेक्ट करें, रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये हम देखेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends on the following factors। कौन कौन से फैक्टर होंगे? कि पहला जो फैक्टर है वो क्या है? लेंथ। कि किसी भी कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्या? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length of the conductor। क्या? सेकेंड फैक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ए से यूज करेंगे। जैसे अगर ये मान लीजिए कंडक्टर है तो ये जो है उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर, यहां पर क्या था? दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? लेंथ। और यहां पर क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के।
और थर्ड कंडीशन क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर also depends on the material of the conductor। मतलब R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया प्लस सेक्शन के, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये मटेरियल पर है थर्ड पॉइंट। तो L इंटू एल बाई ए हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और यहां पर जो रो है उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक, ये किसी एक गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये एक फार्मूला बन गया कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और यहां रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आया समझ?